गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आज आपसे जो बीएससी पार्ट थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री जो पेपर चलता है उसकी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पूर्व की क्लास में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए था, हार्मोनिक दोलित्र मॉडल, उसकी चर्चा की थी। उसके अनुसार क्या होता है कि जैसे बात करें कि जो बॉन्ड होता है वह किसकी तरह व्यवहार करता है, स्प्रिंग की तरह व्यवहार करता है। और जो कंपन के दौरान जो स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन होते हैं, संपीड़न, उसके दौरान जो बॉन्ड की नेचर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है, वह बिल्कुल एकदम डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। और इसके लिए जो सिलेक्शन रूल है डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस 1, अर्थात जो दो क्रमागत जो एनर्जी लेवल है उसके मध्य क्या हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है। यहाँ पर प्लस किसके लिए है, एब्जॉर्प्शन के लिए, और माइनस क्या है, इमिशन के लिए। और यहाँ अगर हम देखें तो एनर्जी क्या थी एस एच ओ के लिए, v प्लस 1/2 एच न्यू। तो यहाँ देखें कि 0 से 1 में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए एनर्जी डिफरेंस कितना निकल कर आया, एच न्यू। और 1 से 2 में लेंगे तो भी एच न्यू निकल कर आता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल है उसके अनुसार जो दो कंपन ऊर्जा स्तर है उसके मध्य जो डिफरेंस है एच न्यू, तो वो आता है। तो जब इसमें ग्राफ खींचते हैं ना इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और एनर्जी में, तो ये ग्राफ हमारे पास आता है। तो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस होता है इसमें, ये यहाँ पर साम्य दूरी है इक्विलिब्रियम पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और यहाँ पर बढ़ रही है। और दो ऊर्जा स्तरों के मध्य क्या अंतर आ रहा है, एच न्यू। तो ये यहाँ पर हम एक कंपन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं जिसमें ये लाइन आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये होता है सेमी यूनिवर्सल, इसके मध्य ग्राफ खींचते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के अनुसार क्या होगा, जो दो क्रमागत जो ऊर्जा स्तर है कंपन, उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, एच न्यू रहता है। आगे हम बात करें कि जो इसकी एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इसकी आप यहाँ देख सकते हैं कि ई टोटल बराबर क्या होगा कि जब किसी मॉलिक्यूल पर IR रीजन की लाइट डालते हैं तो उसमें क्या होता है, कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य ट्रांजिशन के साथ साथ जो घूर्णन ऊर्जा स्तर है उनके मध्य भी ट्रांजिशन होता है। तो जो टोटल एनर्जी है ई टोटल बराबर रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ई टोटल बराबर क्या आ गया, रोटेशनल एनर्जी क्या है, बी जे जे प्लस 1 है, और प्लस वाइब्रेशनल क्या है, बी प्लस 1/2 एच न्यू। तो ये कुल मिलाकर जो शुद्ध जो बात कर रहे थे अपन हार्मोनिक दोलित्र मॉडल के लिए एनर्जी, और जो कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम है उसके लिए टोटल एनर्जी हमारे पास ये आ गई। शुद्ध जैसे द्रवों के लिए हम जो द्रवों के अगर स्पेक्ट्रम लें तो उसमें शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इसके अलावा जैसे ठोस के लिए ले तो वो क्या होगा, उसमें कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम ही प्राप्त होता है। अब बात करें जैसे इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, जो कंपन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस है उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, कि ज्यादातर जो रूम टेम्परेचर पर है जो संक्रमण है वो V बराबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और 0 से जो स्टार्ट होंगे, 0 से 1 है उसे बोलते हैं फंडामेंटल बैंड, और इसकी इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है। और अधिकतर संक्रमण 0 से स्टार्ट होंगे। और अगर 0 से 2 में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो इसे फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, और 0 से 3 में ट्रांजिशन हो रहा है तो सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। और जैसे उच्च ताप पर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से V बराबर 0 से किस में आ जाते हैं, 1 से। तो उच्च ताप पर जो अब ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होता है, और 1 से 2 3 4। तो जो ये जो 1 से जो ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं हॉट बैंड। क्या बोलते हैं, हॉट बैंड। तो जैसे 1 से 2 में ट्रांजिशन, 1 से 3 में, 1 से 4 में एनर्जी लेवल में, तो इससे जो प्राप्त होंगे बैंड उसमें क्या बोलेंगे, हॉट बैंड। और ताप बढ़ाने के साथ साथ जो हॉट बैंड है उनकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ मॉलिक्यूल एक्साइट होके V बराबर 1 में जाता है और हॉट बैंड ज्यादा मात्रा में संपन्न होते हैं। अब देखें कि जैसे हमारे पास जैसे
हुक जो फोर्स कांस्टेंट में क्या संबंध होता है, इसमें हम फोर्स कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हुक के अनुसार जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल है उसके लिए जो कंपन आवृत्ति है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर क्या था, 1/2π√k/ म्यू। तो यहाँ पर न्यू बार बराबर क्या होगा, वेव नंबर में अगर देखें इसको तो न्यू/c, तो 1/2πc√k/न्यू, ये होता है सेम इनवर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स कांस्टेंट है के का मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, 4π² न्यू बार स्क्वायर और म्यू। तो यहाँ पर c क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और न्यू बार क्या है, वेव नंबर है, और म्यू क्या हो गया, रिड्यूस्ड मास, और यहाँ पर k क्या है, फोर्स कांस्टेंट। रिड्यूस्ड मास डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, सामान्य द्रव्यमान m1 m2/m1 प्लस m2। तो आप यहाँ पर इसका इस फॉर्मूले से हम जो बल नियतांक है, फोर्स कांस्टेंट, उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो फोर्स कांस्टेंट है वो किसके समानुपाती है, न्यू के फ्रीक्वेंसी के, अर्थात फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोर्स कांस्टेंट का मान बढ़ेगा। और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल जस्ट प्रोपोर्शनल में है, और इसका बल नियतांक भी क्या है, प्रोपोर्शनल में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सिंगल बॉन्ड है उसके लिए फोर्स कांस्टेंट क्या है, 4.5 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर, और डबल बॉन्ड के लिए 10 × 10⁵, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 16। अर्थात जैसे सिंगल से ट्रिपल तक जाते हैं तो फोर्स कांस्टेंट का मान बढ़ रहा है, और फोर्स कांस्टेंट का मान बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एनर्जी का मान भी बढ़ता है, जो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करें कि जैसे ये तो हमने बात किया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की। अब हम बात करते हैं अहार्मोनिक दोलित्र की तरह व्यवहार करने वाले द्विपरमाणु अणुओं के लिए कंपन स्पेक्ट्र, या अपन सीधी बोलूं मैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो जो हुक के अनुसार जो एसएचओ था, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल, उसमें क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, डिस्प्लेसमेंट के। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बिल्कुल इक्वल होता है, लेकिन अहार्मोनिक दोलित्र वाले केस में क्या होता है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल, वो इसके डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल समानुपाती ना होकर थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। और अनंत प्रसार पर क्या हो जाता है, ये शून्य हो जाता है। अनंत प्रसार का मतलब क्या है कि अगर आप जैसे देखें स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचते रहेंगे, दबाते रहेंगे, खींचते रहेंगे, तो जब धीरे धीरे दबाएंगे तो तब तक तो उसके नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बहुत स्पीड से खींचेंगे और दबाएंगे इसको, स्प्रिंग को, तो वो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, वो स्प्रिंग क्या होगा, वो सीधा हो जाएगा, तो उसकी जो नेचर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ज्यादा बार बार उसको दबाएंगे, खींचेंगे, तो उसमें क्या होगा, स्प्रिंग टूट जाती है। तो वो ही कंडीशन हम बॉन्ड पर लगा सकते हैं। तो जो एसएचओ है वो कब तक लागू होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल, वी के लो वैल्यूज पर, वी के कम मान पर, अर्थात कंपन धीरे संपन्न हो रहे हैं, तब तक तो उसकी नेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसकी, बॉन्ड की नेचर में। और जब वी के उच्च मान की बात आए तो वहां पर क्या हो जाता है, उसमें विकृति आती जाती है बॉन्ड में। जैसे जैसे वी का मान बढ़ेगा डिस्टोर्शन बढ़ता जाएगा, और अंतर्नाभी की दूरी भी क्या होगी, बढ़ती जाती है। और एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर बॉन्ड टूट जाएगा, जो मैंने आपसे पहले भी कहा है। तो यहाँ पर हम जो अहार्मोनिक दोलित्र मॉडल की बात करते हैं, तो इसको जैसे एक्सप्लेन किया था 1929 में पीएम मोर्स, और उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया जिसे बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं v बराबर d 1 माइनस एक्सपोनेंशियल b r इक्विलिब्रियम माइनस r का होल का स्क्वायर। यहाँ पर जो क्या है, b क्या है, कांस्टेंट है, और जो b की वैल्यू है वो क्या है, √k/2d, और यहाँ पर d क्या है, वियोजन ऊर्जा, और r क्या हो गया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और r इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट इक्विलिब्रियम, साम्य पर अंतर्नाभिकीय दूरी। तो यहाँ पर हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं मोर्स पोटेंशियल एक्सप्रेशन के हेल्प से। तो ये बात आप समझ गए कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल समानुपाती नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे
ये ग्राफ है खींच मोर्स पोटेंशियल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और एनर्जी में जब ग्राफ खींचते तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि देखो v का मान कम है तब तक तो डिस्टेंस बिल्कुल लगभग समान सी है ऊर्जा स्तरों में, और जैसे ही v की वैल्यू बढ़ती है तो ये देखो गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यहाँ पर जो डी इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो आप यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। एसएचओ में बिल्कुल ये बिल्कुल इस टाइप से आता है इसमें ग्राफ, और इसमें देखो आप यहाँ पर जाके यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर जैसे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये इसकी डिसोसिएशन एनर्जी हो गई मॉलिक्यूल की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या है कि जैसे जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल पढ़ा था, उसी प्रकार से जो एन हार्मोनिक, मैं इसको लिख रहा हूँ शॉर्ट में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर, तो वहां पर क्या था, ई वी बराबर वी प्लस 1/2 एच न्यू, तो यहाँ पर क्या है, ये आएगा v प्लस 1/2 एच न्यू माइनस v प्लस 1/2 का स्क्वायर और एच न्यू ए क्या है यहाँ पर एन हार्मोनिक कांस्टेंट, तो ये घटाना पड़ेगा हमें इसमें से। तो अब आपने पहले भी देखा कि जूल को सेमी इनवर्स में बदलने के लिए एच से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास जो एनर्जी निकल कर आती है ई वी बार बराबर v प्लस 1/2 न्यू बार 1 माइनस वी प्लस 1/2 ए सेमी इनवर्स, ये किसके लिए आ गई, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी। तो ए क्या हो गया वो मैंने बताया था एन हार्मोनिक कांस्टेंट है। अब क्या है कि जैसे इसमें बात करें अहार्मोनिक दोलित्र उस दोलित्र के समान है जिसकी दोलन आवृत्ति v के बढ़ने पर लगातार घटती है। तो v का मान बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, अर्थात दो जो कंपन ऊर्जा स्तर है उनमें डिस्टेंस कम होती जाएगी, वो पास पास आते जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल है, उसके लिए जो ऊर्जा स्तर है, अब वो फॉर्मूला था हमारे पास, उसमें क्या करेंगे, हम इनके वैल्यूज रख देंगे। v बराबर 0, तो ई वी बार बराबर 1/2 न्यू ई बार 1 माइनस 1/2 ए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं v बराबर 1, v बराबर 2, v बराबर 3, और भी आगे कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज हमारे पास एनर्जी की निकल कर आती है। अब बात करते हैं कि जैसे इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है, तो इसके लिए सिलेक्शन रूल है डेल्टा v बराबर +-1 +-2 +-3, और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या था, डेल्टा v बराबर क्या था, +-1। तो इसमें जो v के अधिक मान पर जो संक्रमण है वो भी पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखें हम जैसे एनर्जी डिफरेंस देखते हैं कि जो विभिन्न जो संभावित संक्रमण हो रहे हैं तो उनके लिए जो ऊर्जा की गणना कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा ई वी बराबर, अब जैसे कहाँ से कहाँ संक्रमण हो रहा है, वी डैश से वी डबल डैश, तो पहले तो वी डबल डैश वाला लिख लेते हैं वी की जगह, और लास्ट वाले में लिखते हैं वी डैश लिख लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस आया वो एनर्जी निकल कर आ जाती है जो दो ट्रांजिशंस के मध्य की। और आगे हम जैसे इसको देखेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आता है कि देखिए आप डेल्टा वी बराबर +-1, तो v बराबर 0 से v1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसके लिए जो डेल्टा एनर्जी निकल कर आती है हमारे पास न्यू बार 1 माइनस 2 ए सेमी इनवर्स, और 0 से 2 में 2 न्यू बार 1 माइनस 3 ए सेमी इनवर्स, और 0 से 3 में 3 न्यू ई बार 1 माइनस 4 ए सेमी इनवर्स, और 1 से 2 जो हॉट बैंड की बात कर रहे थे ना, तो ये न्यू बार 1 माइनस 4 ए सेमी इनवर्स। तो ये क्या है कि अगर आप जैसे सोल्व करोगे मैथमेटिकली, ये आसानी से हो जाता है कि ये हमारे पास मान निकल कर आते हैं। तो क्या है कि जो प्रत्येक अलग अलग कंपन संक्रमण स्पेक्ट्रम पृथक लाइन बनाता है, तो चाहे हम ओवरटोन की बात करें चाहे फंडामेंटल की, तो वो अलग अलग लाइन बनाता है। अब जो द्विपरमाणुक अणु है जो अहार्मोनिक दोलित्र मॉडल की तरह व्यवहार कर रहा है, उसका जो कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी, ई टी बराबर ई आर प्लस ई वी, रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी। तो एस एच ओ के लिए क्या था, बी जे जे +1 सिंपल ही था, प्लस वी प्लस 1/2 न्यू ई बार सेमी इनवर्स। और तो एन हार्मोनिक के लिए क्या हो जाएगा, रोटेशनल एनर्जी तो वही है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला चेंज हो गया, वी प्लस 1/2 न्यू ई बार 1 माइनस न्यू वी प्लस 1/2 ए।
तो सेमी इनवर्स ये हमारे पास निकल कर आता है। और इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या हो गया, डेल्टा जे बराबर +-1 और डेल्टा वी बराबर +-2, किसके लिए, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए। तो आगे देखते हैं कि डेल्टा जे बराबर 0 संभव नहीं है, क्योंकि कंपन परिवर्तन के साथ हमेशा घूर्णन परिवर्तन भी होगा। तो अब आप जैसे इसके लिए संक्रमण ऊर्जा के लिए जो डेरिवेशन है, जैसे जे डबल डैश में और वी डैश से वी डबल डैश में, अब इस फॉर्मूले को आप पहले तो जे डबल डैश लिख लें और फिर वी डबल डैश करके इसको अरेंज कर लें, तो डेल्टा ई जो डिफरेंस है ना एनर्जी जो ट्रांजिशन में, वो हमारे पास निकल कर आ जाता है। और इसमें जो इसका मान हमारे पास आएगा, देखो इसमें अलग अलग ब्रांच प्राप्त होती है कि v बराबर 0 से v बराबर 1 जो ट्रांजिशन होता है उसमें 2 ब्रांचेज आएंगी। तो डेल्टा j बराबर -1, j से j -1 में उसको बोलते हैं p ब्रांच, और j से j +1 उसे बोलते हैं r ब्रांच। और डेल्टा j बराबर 0 पर कोई ब्रांच नहीं आएगी, और v बराबर v0 पर कोई रेखा प्राप्त नहीं होती है। और जो ये इसमें जो स्पेक्ट्रम है उसके दोनों तरफ समान दूरी की रेखाएं प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, तो वाइब्रेशनल में क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल भी होते हैं। और ये v बराबर 1 जो इससे हायर एनर्जी का जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है डेल्टा जे बराबर -1, तो -1 से अपर से लोअर में आएगा, और +1 का मतलब लोअर से हायर में जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पी ब्रांच जो मैंने अभी कहा था कि जे से जे -1 में क्या आएगी, पी ब्रांच। तो ये जो इसके कारण जो ट्रांजिशन के कारण क्या बन रही है, पी ब्रांच आ रही है। और डेल्टा जे बराबर +1, तो उसकी वजह से क्या आ रही है, हमारे पास आर ब्रांच आ रही है। तो यहाँ पर देखो आप कि जो ये डिफरेंस है बिल्कुल इनमें क्या आता है, 2b का डिफरेंस आता है, दोनों तरफ समान जो इंटेंसिटी की लाइंस होती है, और यहाँ भी वही 2b का डिफरेंस। और जो ये q ब्रांच है न्यू बराबर 0, तो इसे बोलते हैं q ब्रांच। तो आज हमने जो ये मॉडल था हार्मोनिक मॉडल, और ये दोनों हमने पढ़े, और उनके किस प्रकार से जो कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, उनके लिए क्या सिलेक्शन रूल है, वो हमने अच्छे से देखे। तो आप, मैं समझ रहा हूँ आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे घर पर और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बस इसका जो मूल जो फंडामेंटल है इसका जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का, कि भाई जो ड्यूरिंग वाइब्रेशंस जो बॉन्ड की नेचर चेंज नहीं होगी। और जो एनहार्मोनिक दोलित्र मॉडल है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वाइब्रेशंस बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जो डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी और बॉन्ड की नेचर भी प्रभावित होगी। तो ये आप इसको समझ के आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।